परिचय के साथ आपकी पार्टी का क्या रोल होगा 2024 के चुनाव में, इस पर आप प्रकाश डालें। मेरा नाम विजय कुमार झा है और रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी आरजेएमपी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इस 2024 लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाएंगे। कहते हैं यहाँ 10 साल से सिटिंग जो एमपी है मनोज तिवारी जी, उनका क्या योगदान देखते हैं क्षेत्र में और उनका काट कैसे कीजिएगा? आदरणीय मनोज तिवारी का जनता के बीच में इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। वो साहब के नाम पर टिकट लिया है और साहब के नाम पर 2 बार इस क्षेत्र से जीते, पर जनता के बीच में नहीं गए। जनता का इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जिस कार्यों से जनता का लाभ था, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, लाडली योजना हो गया, ऐसी कई सारी योजना, राशन कार्ड नहीं बन रहे लोगों के, या सड़कों के हालात बहुत खराब हैं, जगह जगह देखिए धूल उड़ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, जाम ट्रैफिक व्यवस्था है। ऐसी जगहों पर तिवारी जी नहीं आते, ऐसी जगहों पर काम नहीं करवाते, जनता के बुलाने पर भी जनता के बीच नहीं आते। हाँ, तिवारी जी पहुंचते हैं जहां पर 1000 करोड़ से ऊपर का टेंडर हो, जहां पर उन्हें मोटा कमीशन मिलता है, जिस कमीशन के बेस पर वो अपने लिए फार्म हाउस वगैरह सब बनवाते हैं। उनके कई सारे फार्म हाउस हैं। अब वो, मैंने तो पिछली बार आरोप भी लगाया था और मैं जनता के बीच में गया था, उनसे कहा भी था कि अपने संपत्ति का ब्यौरा जनता को दीजिए, पर वो नहीं देते। हो सकता है अभी नहीं दे रहे हैं तो कल ईडी उनसे सब सवाल पूछ लेगी। तो जब सब कुछ इतना जानते हैं, उसके बावजूद आपका मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव? मेरा मुद्दा शिक्षा से है, मेरा मुद्दा स्वास्थ्य का है, मेरा मुद्दा बेरोजगारी का है। मैं युवाओं को रोजगार, युवाओं को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाऊंगा, समाज के प्रत्येक समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। धर्म की राजनीति तो तिवारी जी करते हैं, बीजेपी करती है और सामने विपक्षी दल करते हैं। अब देखिए इनके, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि अभी जमुना पार खादर में हनुमत कथा हुआ था। मैं उन्हें, हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, केसरिया सरकार है, आशीर्वाद प्रदान करें। परंतु राजनीति देखिए कितनी गंदी है कि जिस दिन पंडाल हटा, जिस दिन वो कथा खत्म हुई, उसके बाद तिवारी जी केंद्र के नोटिस से, डीडीए के नोटिस से वहां पर 3 मंदिर तोड़ दिए गए हनुमान जी के। बताइए कैसी आस्था है कि वहां पर आप हनुमंत कथा भी कर रहे हैं और कथा के बाद डीडीए के नोटिस से 3-3 मंदिर तोड़ देते हैं। यानी अभी तक लगभग 40 मंदिर दिल्ली सरकार में, दिल्ली के अंदर तोड़ा गया है डीडीए के। और डीडीए किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है, बीजेपी के अधीन है। ये जनता बखूबी जानती है। तो क्या था, अगर लोकसभा पर ही बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन हुआ है उसको किस नजर से देखते? इस लोकसभा को छोड़िए, मैं पूरे दिल्ली की बात करता हूं। आपका पूरे दिल्ली के अंदर जो रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी आरजेएमपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता के बीच में उनका उठ बैठ और उनके कार्य क्षमता, जो सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी कई सारे उपलब्धियां हैं, कई सारे काम रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी आरजेएमपी ने किया है, उसको देख करके जनता के अंदर पकड़ देख करके बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस डर करके आपस में इन लोगों ने गठबंधन किया है। और यहाँ तक कि तो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र पड़ जाता है जहां पर तो आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया। उसने तो अपने प्रत्याशी नहीं उतारा है, वो सीट कांग्रेस को दे दिया क्योंकि वो जान चुका है कि वो बिल्कुल हार रहा है। यानी विजय कुमार सब पे भारी। यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी का घोषणा हुआ है दिल्ली में 1000 रुपया 18 वर्ष से ऊपर महिलाओं को, लड़कियों को देने का, उसको चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये घोषणा जो उन्होंने किया है, ये अब जनता को समझना पड़ेगा कि महिलाओं को 1000 रुपया देना ज्यादा जरूरी है या उनका पेंशन चालू करवाना, उनको रोजगार दिलवाना। यदि वो उनको रोजगार दिलवाते हैं तो इस 1000 की आवश्यकता नहीं है। यदि वृद्धा पेंशन चालू करवा देते हैं तो उन्हें 1000 की आवश्यकता नहीं है। तो एक जो पुरानी प्रक्रिया चलती आ रही है उसको रोक करके एक नया लॉलीपॉप है ये, और कुछ भी नहीं है। चुनावी मुद्दे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार की बात करें, मतलब जनहित की जो सुविधा है उसमें भ्रष्टाचार है, आप कैसे देखते हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सूक्ष्म भ्रष्टाचार है, दिखता नहीं है, पर केजरीवाल ने अपने एजेंट हर जगह खड़ा कर रखा है और बीजेपी भी इनसे मिली हुई है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आप लोग देखिए
जनता इसको समझे कि क्या बीजेपी आम आदमी के करप्शन के खिलाफ बोल रही है या आम आदमी पार्टी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोल रही है। बिल्कुल नहीं बोल रहे, दोनों मिले हुए हैं और इसका खामियाजा चुनाव में इन्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनको जानती हुई आरजेएमपी के सभी प्रत्याशियों को भारी वोट से, भारी बहुमत से विजय दिलवाएगी। रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी का प्रत्याशी अगर विजेता होता है तो उसका मुख्य काम क्या रहेगा? मुख्य काम रहेगा सबसे पहले रोजगार। जितनी पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, लाडली योजना है, विकलांग पेंशन है, जितनी भी पेंशन है उसको चालू करवाना, राशन कार्ड बनवाना, जनता की जो मौलिक अधिकार है उनके लिए उसके सारे कार्य करवाना, स्कूलों की जो समस्या है खत्म करना, अच्छे शिक्षक देना। अच्छे बिल्डिंग बनाने से शिक्षा नहीं मिलती, अच्छे शिक्षक चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षक चाहिए। स्कूलों में शिक्षक नहीं, हम शिक्षक मुहैया करवाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे जिससे बच्चे ज्ञान हासिल कर सके और अपने लिए अच्छे बुरे का फैसला कर सके और रोजगार हासिल कर सके। आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अधिकतर कॉलोनी पर डीडीए का तलवार लटका हुआ है, इसके लिए आप कुछ सोच रखते हैं? बिल्कुल 100% सोच रखते हैं। यदि हम जीत कर आते हैं तो एक भी कॉलोनी को नहीं टूटने देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और जो अभी की राजनीति है, तो जब ये बुलडोजर जाता है तो डीडीए के अधीन आता है और डीडीए के जो पदाधिकारी हैं पहुंचते हैं, तोड़ते हैं। डीडीए आता है केंद्र के अंदर, अब केंद्र ऑर्डर देगा तभी तो कार्य करेंगे। और ये राजनीतिक है, वहां डीडीए के बंदे जाते हैं तोड़ने के लिए, 2-4 मकान गरीबों का तोड़ देते हैं, उसके बाद वो लोग हल्ला मचाते हैं, फिर सांसद महोदय जाते हैं कि हम जो है एनओसी लेकर के आए हैं। वे एनओसी स्टे ऑर्डर लेकर के आए हैं तो स्टे ऑर्डर ना दे करके एनओसी दीजिए ना। स्टे ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपने उन्हें 10 दिन या 20 दिन का समय दिया, उसके बाद तो उनको मौका ही मिल जाता है कि हमने एनओसी दिया, स्टे दिया था, आपको सूचित किया था कि आप 1 सप्ताह में या 15 दिन में खाली कर दें, उसका तो तोड़ देंगे वो। तो एनओसी चाहिए जनता को, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि उनका जो मकान है वही रहेगा, उनके कॉलोनियों को नहीं तोड़ा जाएगा। वो नहीं करके एक लॉलीपॉप के उसमें आप स्टे ऑर्डर दिखा देते हैं। ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव तक ये पार्टियां जो है जनता को बरगलाएंगे, चुनाव के बाद तोड़ देंगी। और यदि रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी से हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो हम वचन देते हैं, वचनबद्ध हैं कि एक भी कॉलोनियों को नहीं टूटने देंगे। लेकिन नई कॉलोनी जो बनते जा रहे हैं तो क्या आप बनने का में सहयोग करेंगे? मैं इसमें एक विषय रखना चाहूंगा कि जो नई कॉलोनियां बस रही हैं, तो यदि आबादी बढ़ेगी तो कॉलोनी भी बढ़ेगी। तो यदि बढ़ती है तो सबसे पहले डीडीए से परमिशन लेकर के जगह के सारी सुविधाएं दे करके फिर कॉलोनी बनाया जाएगा और उनको बताया जाएगा, उन्हें जमीनें बेची जाएंगी। ये नहीं कि पहले इन लोगों की तरह धांधली करके प्रशासन को पैसा खिला करके कॉलोनी बसाई, उसके बाद तुड़वा दिया, उसके बाद जो है उसे दोबारा से पक्का करने के लिए प्रक्रियाओं में लग गए और सालों साल इसको घसीटते रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब कि आप नियमतः कॉलोनी बनवाएंगे? बिल्कुल, जो नियम रूल के साथ है, जिससे जनता का नुकसान ना हो, गरीब आदमी बसे। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में गांव से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं तो उनके एक छोटा सा आशियाना तो चाहिए। तो मैं उनका विरोध नहीं करता, उन्हें वो आशियाना मिलेगा, पर सही नियम के आधार पर मिलेगा।